नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। अब मैं हूं आपके साथ ललित। आज हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, यानी कि आपातकाल की। कांग्रेस के दामन पर दाग इमरजेंसी, और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस खास पेशकश को। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया। करीब 21 महीने तक, जी हां, 21 महीने तक देश का संविधान, न्याय व्यवस्था, मीडिया, हर आवाज कुचली गई। और आज जब उस तानाशाही के फैसले के 50 साल हो रहे हैं, बीजेपी इसे काला दिवस के तौर पर मना रही है। छत्तीसगढ़ में भी कई बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 1975 का वो दिन, जब सत्ता के लिए संविधान को कुचला गया, लोकतंत्र को बंदी बनाया गया और देश भर में विरोध करने वालों को जेल में ठूसा गया। आज उस त्रासदी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे लोकतंत्र की हत्या और संविधान से छेड़छाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण मानती है। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, संगोष्ठी, प्रदर्शनी और मीसाबंदियों का सम्मान हो रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताया। आपातकाल इस देश के लोकतंत्र पर बड़ा आघात था कि कैसे सत्ता के लिए, पावर के लिए देश के संविधान को तार-तार करने का, देश के लोकतंत्र को तार-तार करने का काम हुआ है। देश में एक तरह से अराजकता लाने का काम कांग्रेस ने किया। ये जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का काला दिन। सत्ता बचाने के लिए थोपा गया आपातकाल। संविधान को कुचलने वाले 5 बड़े संशोधन हुए। 17,000 पत्रकारों की गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति पर हमला। 1 लाख से ज्यादा गिरफ्तारी, बिना मुकदमा, बिना सुनवाई। न्यायपालिका पर जबरन दबाव, लोकतंत्र शर्मसार। आरएसएस और जनसंघ पर लगा प्रतिबंध। नरेंद्र मोदी और जॉर्ज फर्नांडिस का भूमिगत संघर्ष। जबरन नसबंदी, तानाशाही का क्रूर चेहरा। आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही सोच का प्रतीक। विपक्ष के नेताओं को दी गई अमानवीय यातनाएं। प्रेस की आजादी पर सबसे बड़ा हमला। लोकतंत्र की हत्या के 50 साल, बीजेपी मना रही काला दिवस। पीएम मोदी ने कहा, अब कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प, यही आपातकाल की सीख। छत्तीसगढ़ में आपातकाल की पीड़ा झेल चुके नेता भी यादें साझा कर रहे हैं। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि इमरजेंसी कांग्रेस की तानाशाही सोच का ही परिणाम थी। अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके एक आपातकाल घोषित करवाया। मीडिया के लोगों को प्रतिबंध लगाया गया। उनके कार्यालयों में लाइट, बिजली कनेक्शन काटा गया। इस प्रकार से लोकतंत्र का हत्या किया गया और इस देश के लाखों, जो उस समय के हमारे देश के नेताओं को जेल भेजा गया। और साथ साथ जेल ही नहीं भेजा, उसके साथ साथ हमारे मौलिक अधिकार को छीना गया। बीजेपी का साफ कहना है कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले फैसलों को भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी भी चेतावनी दे चुके हैं कि अब कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। 25 जून की तारीख हर भारतीय को याद दिलाती है कि लोकतंत्र की कीमत क्या होती है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, इमरजेंसी जब लगी थी, हालांकि अब एक नई पीढ़ी सामने आ चुकी है, बहुत कम लोग जानते हैं। उस पीढ़ी के जितने भी अभी बचे हुए हैं या जो इस पूरे राजनीति को ठीक से समझते हैं, उन तमाम लोगों में 90s के ऊपर हो चुके हैं। तो ऐसे में तमाम राजनीति को इस दायरे से देखना और राजनीति को समझना, आखिरकार इमरजेंसी इतनी खराब क्यों थी, इमरजेंसी में लोगों ने क्या क्या यातनाएं सहन की है, ये तमाम चीज़ें, उन हर पहलू पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। और हमारे साथ सुनील चौधरी जी जुड़े हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है
छत्तीसगढ़ बीजेपी के। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़े हैं। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनील जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, इमरजेंसी एक ऐसा हथियार था, विपक्षियों को दबाने का एक प्रयास किया गया था। उस दौरान बहुत कुछ सहन किया विपक्षी पार्टी के तौर पर। बीजेपी ने जो कुछ सहन किया या आप जिस तरह से अत्याचार किए गए थे, उनको आप किस तरह से देखते हैं आज इस मोड़ पर आकर? आज के दौर में अगर हम इमरजेंसी को याद करते हैं तो आप उसे किस तरह से याद करेंगे? जी, राम राम, जय जोहार। देखिए, 1975 जो आपातकाल की घोषणा, ये कोई राष्ट्रीय संकट तो था नहीं। यह एक डरी हुई प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी सत्ता बचाने की रणनीति थी। और न्यायपालिका से जो उनको चुनौती मिली, उससे बौखला करके ये थोपा गया निर्णय था। जब उनके खिलाफ न्यायालय ने निर्णय दिया कि वो 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, तो उसको लेकर के, क्योंकि सत्ता की लोलुपता और सत्ता की हवस जो है वो कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही रहा है। और श्रीमती इंदिरा गांधी जो है, उन्होंने आपातकाल लगा करके इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित कर दिया। और वो कलंकित इतिहास आज भी देश के सभी युवाओं को, देश की जनता को वो जानना चाहिए। देखिए, कोई आंतरिक अशांति नहीं थी। उन्होंने कहा कि आंतरिक अशांति है, लेकिन ऐसा कोई विषय नहीं था। केवल उनको अपनी सत्ता बचाना था। ना कोई विद्रोह हुआ था, ना कोई बाहरी आक्रमण हुआ था। देखिए, इसके पहले भी आपातकाल लगा है भारतवर्ष के अंदर में। वो लगा था 1971 में। सबसे पहले जो है 1971 में भारत चीन युद्ध है और भारत पाकिस्तान युद्ध है, ऐसे 1968 में ऐसे लगाए थे जब विदेशी आक्रमण का खतरा था। लेकिन यहां पर सत्ता की लोलुपता के कारण, और उसके बाद क्या हुआ, सारे देश को इस बात को भली भांति जानना चाहिए कि सारे मौलिक अधिकार जो हैं इस देश के नागरिकों के, वो खत्म कर दिए गए और जबरदस्ती उठा करके लोगों को जेल में ठूसा गया। कईयों के तो जीवन जवानी बर्बाद हो गई, कईयों के व्यापार नष्ट हो गए, रोजगार नष्ट हो गए, कईयों की पढ़ाइयां नष्ट हो गई। जो आंदोलनकारी युवा छात्र थे, उनको जबरदस्ती जेल में ले जाया गया और वो परीक्षा तक के दे नहीं पाए। और मीडिया सेंसरशिप ऐसी लागू हुई कि रातों रात सबकी बिजलियां काट दी गई। इतना बड़ा काला अध्याय। और इसकी पटकथा कब लिखी गई? इसको आप देखेंगे कि 1974 में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा और उसका मूल कारण था कि ऐतिहासिक जो रेल का आंदोलन था, उससे श्रीमती इंदिरा गांधी जी घबरा गई और उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया गुजरात के अंदर में और एक प्रैक्टिस चालू करी। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बड़ा नाम लेती है कांग्रेस कि बाबा साहब, अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का मखौल यदि किसी ने इस देश में उड़ाया तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी है। कि उन्होंने बाबा साहब को भी नहीं माना और वो ऐसे भी मानते नहीं थे। उन्होंने बाबा साहब को कभी चुनाव जीतने नहीं दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। और संविधान चिल्लाने वालों को, संविधान में कभी कोई आस्था इनकी रही नहीं गई। देखिए, चीफ जस्टिस जैसे पद जो हैं, जिनको बनाना चाहिए था, जिन्होंने निर्णय दिया, ऐसे हमारे जो उस समय के जज थे, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। सीनियर होने के बावजूद HR खन्ना जो ईमानदार व्यक्ति थे, उनको नहीं बनने दिया। और 39वां और 42वां संशोधन करके, जैसे क्रूर और लोकतांत्रिक संशोधन किया, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य जो शीर्ष पदों में है उनकी न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया गया। मतलब संविधान का कितना बड़ा मखौल कांग्रेस पार्टी ने उड़ाया, ये देश की जनता आज जाने। और इसके अलावा भी इंदिरा गांधी सरकार ने 38वां संविधान संशोधन, आपातकाल की घोषणा को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया। मतलब कोई भी न्यायपालिका, कोई भी न्यायालय इस प्रकार के जो भी किए थे, इसको कोई देख नहीं सकता। मतलब आप पूरी तरीके से हिटलर शाही की ओर बढ़ गए। तो ये आपातकाल का दुर्दांत अध्याय जो आप देखेंगे, और उसमें क्या था, और एक विषय मैं बताऊं, कांग्रेस सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था, एसडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनाई थी, उसमें कांग्रेस सरकार ने जो कहा कि आपातकाल के दौरान यदि किसी नागरिक को या किसी को भी गोली भी मार दी जाएगी तो उसको अदालत जाने का अधिकार नहीं है। क्या भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे अलोकतांत्रिक निर्णय होने चाहिए थे?
ये बहुत बड़ा प्रश्न है देश सुनील के जी, अंदर में। एक थोड़ा और इसके जानना बाद- चाहेंगे। देखिए, ये तमाम चीजें तो आप बता रहे हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी ये जानना चाहती है क्योंकि उस वक्त आरएसएस और जनसंघ के तमाम वो बड़े नेता, कैसे उनको ढूंढा गया, कैसे उनको जेल में ठूंसा गया, क्या क्या उनको यातनाएं दी गई? देखिए, विरोधियों को मानसिक और शारीरिक रूप से जो यातनाएं दी गई हैं वो तो भूतो न भविष्यति। और हम लोग तो लगातार अपने मीसाबंदियों के साथ उठते बैठते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ बहुत उठा बैठा हूं और हम उनकी कहानियां सुनते थे। बहुत सारे तो अब नहीं रहे, वो सबके जो है उनका निधन हुआ, लेकिन मैंने उनसे जो सुना है कि भैया दवाइयां तक नहीं दी जाती थी, गर्मी में पंखे तक नहीं चालू किए जाते थे, सोने के लिए बिस्तर नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, और महिला कैदियों के साथ भी अमानवीय व्यवहार, उनको समुचित जो चिकित्सा है या उनको जो सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था वो बिल्कुल जेल के अंदर नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार की यातनाएं कि जो स्कूल या कॉलेज में जो लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि भैया मेरी परीक्षा है, अब मुझे परीक्षा देना होगा, लेकिन नहीं, आपको शिक्षा के भी अधिकार से वंचित किया गया, परिवार को प्रताड़ित किया गया, पूरे के पूरे परिवार प्रताड़ित थे। और हमारे आरएसएस, हमारी मातृ संस्था, जनसंघ और विद्यार्थी परिषद, ऐसे सारे संगठन, अन्य और संगठन, इन सबको प्रतिबंधित करके इनके सभी कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसने का काम, और उसके साथ साथ प्रेस को लेकर के जो बिल्कुल, हुआ, मैं देखिए, मैं वो ये तो बहुत भाई, महत्वपूर्ण बात वो होती तो सुनील जी। कल्पना से परे है। आज के दौर में अगर कुछ इस तरह की बातें सामने आती है तो निश्चित तौर पर पत्रकार उसका विरोध करते हैं, प्रेस मुखर होकर उन बातों को बताती है। लेकिन ये बड़ी विडंबना थी कि प्रेस को भी दायरे में लिया गया था। और वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ मौजूद है। बाबूलाल जी, आज के समय में पत्रकारों को अलग अलग भाषा दी जाती है, किसी को कुछ बोला जाता है, किसी को कुछ बोला जाता है, लेकिन सोचिए कि 17,000 के करीब पत्रकार, उन पर पाबंदी लगाई जाए, जो संपादक है वो डिक्टेशन जो उनको दिया जाए उसी आधार पर लिखे। किस तरह आप देखते हैं उस वक्त का दौर? देखिए, प्रेस की दुनिया को लगभग पूरी तरह ठप कर दिया गया था, नियंत्रित कर दिया गया था। और कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता, प्रादेशिक नेता थे जिन्होंने अपनी मनमानी चलाई, तानाशाही की, उसके चर्चे भी बहुत हुए। आपातकाल क्यों लगा, ये अलग मुद्दा है। वास्तविक और काल्पनिक राजनीतिक आशंकाओं के चलते जो है इंदिरा गांधी ने उस दौर में आपातकाल अपने सलाहकारों की सलाह के आधार पर लगाया। उसका उन्होंने सोचा था कि सकारात्मक पहल होगा, देश सुधार, देश के अंदर में शांति होगी। उनको ऐसा लगता था कि आंतरिक जो नेतागण हैं वो वाम शक्तियों के साथ मिल करके जो है देश के अंदर आंतरिक अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं और राजनीतिक रूप से जो है अव्यवस्था फैल जाएगी, ये आशंका उनको हुई। और उन्होंने जो है अपने सलाहकारों से सलाह मांगी, तो सलाह जो मिली उस आधार पर उन्होंने आपातकाल की घोषणा सन 75 में कर दी। उसका जो है अच्छा भी असर हुआ और बुरा भी असर हुआ। बुरा असर ज़्यादा हुआ, अच्छा असर बहुत कम हुआ। अच्छा असर इस रूप में देखने में आया कि अपराध कम हो गए, बहुत सारी अराजकताएं कम हो गई, नियंत्रित हो गया, हर तरफ से जो है हर चीज़ नियंत्रण में रहती थी, हर चीज़ को अनुमति की आवश्यकता पड़ती थी। तो नियंत्रण तो ज़बरदस्त हुआ था, लेकिन उसकी बुराइयां जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। हज़ारों की संख्या में जो है विपक्षी दल के नेताओं को ठूंस दिया गया, जेल में यातनाएं दी गई, बहुत सारी परेशानियां हुई। जिनको राजनीतिक कैदी के रूप में रखा जाना चाहिए था उन्हें भी सामान्य कैदी का व्यवहार दिया गया। इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है तानाशाही की चर्चा जो है उस दौर में घटी और पूरे जनता के बीच में भी जो है एक चुप्पी सी हो गई थी, सब लोग डर गए थे। लेकिन जो प्रेस की बात आपने की, मैंने देखा हमारे छत्तीसगढ़ में कई संपादक ऐसे थे जिन्होंने खुले तौर पर जो है विरोध किया। यहाँ के जो स्थानीय नेता थे जो तानाशाही करते थे उनके खिलाफ काम किया, जो खबरें रोकने का प्रयास करते थे उन्होंने खबरें छापी और दिलेरी के साथ छापी। भले ही बाद में उनको उसका भुगतान भुगतना पड़ा हो, लेकिन जो है उन्होंने खबरें छापी। प्रेस में जो बंदिशें लगी थी उसको उन्होंने नहीं माना और अपने ढंग से जो है अखबारों को निकाला। और अखबार निकालने के लिए, बांटने के लिए बंदिश लगाई गई थी, तो उन्होंने छुप करके जो है अखबारों को बांटा। बहुत हिम्मत का काम उस दौर में किया था। प्रेस ने जो है बहुत सारी अपने ढंग से जो है अपनी भूमिका जो है निर्वाह की थी उस दौर में।
ये मैंने स्वयं देखा है यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर में। और भी प्रदेशों के बहुत सारे उदाहरण ऐसे सामने आए थे, इसमें प्रेस ने मजबूती के साथ जो है आपातकाल का विरोध किया था। उस वक्त में जो है पूरी सरकार एक प्रकार से अंधी सरकार कहने लगे थे लोग। कारण उसका ये था कि जनता की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचने के सारे साधन बंद हो चुके थे। जो साधन उनके पास तक, उनके कान तक पहुंचते थे, जनता क्या चाहती है, जनता के बीच क्या हो रहा है, वो सारे साधन जो है एकाएक बंद कर दिए गए। और स्थानीय नेतृत्व जो है वो उन्होंने जो है अंधेरे में रखा हाईकमान को। उसके कारण जो है बहुत सारी स्थिति बिगड़ी और आपातकाल पूरी तरह से बदनाम हुआ। जिसको सोचा जा रहा था इंदिरा गांधी के द्वारा कि आपातकाल एक सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, सकारात्मक प्रभाव डालेगा, वो नकारात्मक प्रभाव में बदल गया और पूरे देश में इसकी बदनामी हुई। और जनसंघ और आरएसएस के साथ जो हुआ वो तो सबको जानकारी में है ही। तो उन पर बंदिश लगी और बंदिश लगने के बाद जो कुछ भी हुआ, वो आपातकाल वापस होने के बाद जो कुछ भी हुआ वो दुनिया के सामने है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये तमाम चीज़ें दुनिया के सामने और उसके जो परिणाम है वो आज तक दिखाई भी दिए हैं। सुनील जी, बहुत सारी बातें आपातकाल के बारे में सुनी गई, ये भी सुना गया कि आपके जो बड़े नेता हैं उनको भूमिगत तक होना पड़ा, उनके परिवार से उनको दूर होना पड़ा, ये भी सुना है। परिवार में आर्थिक समस्याएं पैदा हो गई क्योंकि खाने कमाने वाले हैं और ऐसे में अगर उनको वहाँ से भागना पड़ा या जो सामने आए उनको अंदर जेल में जाना पड़ा, तो ऐसे में परिवार की स्थिति कैसी रही है उस दौर में? और क्या केवल नेता या केवल विपक्षी पार्टियों को हाशिए पर लिया गया था, या जैसे कहा जाता है कि आम आदमी के मौलिक अधिकारों का भी हनन हुआ? तो क्या कुछ आप देख पाए या सुन पाए उन वरिष्ठ लोगों से? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय ये था कि जब जो विरोध में थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, भारत का लोकतंत्र बचना चाहिए, और वो आंदोलन में आए और उनके पूरे परिवार को, परिवार के मुखिया को, उस परिवार के युवा को, कमाने खाने वालों को, पढ़ने वाले युवा साथियों को जेल में डाल दिया गया, जेल में ठूस दिया गया। उस समय हमारे संगठन के भी बहुत सारे, भारतीय जनता पार्टी तो उस समय थी नहीं, जनसंघ के जो हमारे वरिष्ठ सभी नेता, हमारे पितृ पुरुष हैं, उन सब ने संघर्ष किया। कुछ भूमिगत रहे, कुछ जेल में रहे और लगातार संघर्ष करते हुए देश की जनता को जगाने का काम किया और लगातार लड़ाइयां लड़ी। मुझे जो एक बहुत अच्छा किस्सा याद आता है, स्वर्गीय बालू भाई पटेल जी के साथ चूंकि मैं रहा हूं तो उनसे मैं पूछता था, तो वो रहे नहीं, हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष रायपुर के रहे, जनसंघ के भी वो कार्यकर्ता रहा। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज मुझे बताई थी कि सुनील, उस समय की एक याद ये है कि जब हमारे लोग जेल में चले गए, जेल में चले जाने के बाद परिवार कैसे पलेगा, ये सबसे बड़ा संकट होता था। तो सब लोग चंदा करके, कार्यकर्ता या किसी के पास यदि चावल हो, दाल हो, किसी प्रकार का कोई व्यवस्था हो, कोई धन हो, तो सब व्यवस्था करके और उनके परिवार को जा करके वो देते थे और कहते थे कि भैया जो भी स्थिति है, संगठन और हम सब एक परिवार भाव से खड़े हुए हैं। तो वो जनसंघ का और हमारे संघ का, हमारे परिवार का वो संघर्ष रहा। और उस समय के याद करेंगे कि हमारे वरिष्ठ नेता जितने रहे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो और माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार भूमिगत रूप से आंदोलन को लेकर के काम करते रहे। और मैंने तो कहा कि इसका जो सबसे पहला प्रयास था वो 1974 में गुजरात में ही ये प्रैक्टिकल किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये प्रैक्टिकल गुजरात में ही हुआ कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया और वहां से धीरे धीरे इनका मनोबल बढ़ता गया और मनोबल ऐसा बढ़ा कि देश को अपनी जागीर समझ बैठे ये लोग। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये लोकतंत्र और लोकतंत्र की आत्मा इस देश में बसती है और इस यहाँ के नागरिकों में बसती है। लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम कोई करता है तो भारत के नागरिक करते हैं। नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और उन्हीं नागरिक कर्तव्यों पर एक कुठारा घात किया गया और पूरा देश का नागरिक निकला बाहर। देश की जनता ने कहा कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है, और उखाड़ फेंका। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार को उखाड़ फेंका और उसके बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारे नेतृत्व उभरे देश के अंदर में। लेकिन वो आपातकाल का काला दौर, बहुत सारे किस्से हैं। हमारे सच्चिदानंद उपासने जी यहाँ पर रायपुर के नेता हैं, रजनीताई उपासने जी, उनकी माता जी हैं, पूरे के पूरे परिवार को जेल में ठूस दिया गया। बहुत सारे संकटों की स्थिति थी और लोग भी बताते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों की स्थिति ऐसी थी कि यदि आप उनके परिवार का सहयोग भी करने जाएंगे तो भी आपके ऊपर में पुलिस की जो निगाह होती थी और आपके खिलाफ भी कार्रवाई होती थी। पकड़ पकड़ करके नसबंदी कर दी जा रही थी। आप
बताइए इस देश के अंदर में हमारा कितना बड़ा ऐसे सारे जो नागरिक अधिकार है उनको खत्म करने का काम कि आप नसबंदी कर दो। पुरुष महिलाएं जो है अपने पुरुषों को बचा करके रखने का प्रयास करती थी, लोग डरते थे कि पता नहीं कब कौन आ जाएगा। और सेंसरशिप के नाम पर तो जो खेल खेला गया इस देश के अंदर में, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। यदि इंदिरा गांधी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक शब्द कोई बोल दे तो वो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता था और उसको सरकार कतई नहीं छोड़ती थी। उसको जेल में ठूसना, उसको यातनाएं देना, उनके परिवार को परेशान करना, इस प्रकार का एक काला अध्याय इस देश में जो बीता है वो बहुत ही घिनौना समय था उस समय कि जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें हुई और इसी वजह से जनता में एक आक्रोश पैदा हुआ, सरकार को खोना पड़ा उनको और आपको एक अवसर भी मिला। लेकिन बाबूलाल जी, मैं क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे मैंने देश देखे, कई देशों में आपातकाल लगाना जरूरी हो जाता है, इमरजेंसी की भी जरूरत होती है, लेकिन तब जब कोई आंतरिक असुरक्षा कुछ हो रही हो या बाहरी कोई युद्ध जैसी स्थिति हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स पूरे देश पर आ गई हो या फिर नागरिकों की सुरक्षा का प्रश्न हो, संरक्षण का प्रश्न हो, आपको क्या लगता है ऐसी क्या वजह आन पड़ी थी कि उस वक्त इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी? देखिए, युद्ध के दौरान किसी भी देश में जब युद्ध होता है तब जो है वाम में आपातकाल लगता है। ठीक, ये हमारे देश में पहली बार आंतरिक आपातकाल लगा। और आंतरिक आपातकाल तब लगता है जब आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो या उनको आशंका हो सरकार को कि गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ नेता इस बारे में षड्यंत्र कर रहे हैं। ये अगर पुख्ता जानकारी होती है तो शायद जो है वो उस समय में आपातकाल लगा दिया जाता है और उस मामले को सुधारा जाता है, फिर से आपातकाल वापस ले लिया जाता है। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी के दौर में भी जो है ऐसी ही परिस्थितियाँ बनी, राजनीतिक आशंकाओं के चलते जो है वास्तविक थी कुछ और कुछ काल्पनिक भी थी। उसके वजह से जो है ये माना गया कि देश के आंतरिक सुरक्षा को खतरा है और कभी भी जो है राजनीतिक परिस्थितियां जो है उलट पुलट हो सकती हैं। इसलिए जो है स्थायित्व के लिए इंदिरा गांधी की सोच के मुताबिक, कांग्रेसी लोगों के सोच के मुताबिक स्थायित्व के लिए जो है राजनीति स्थायी रहे, स्थायित्व के लिए जो है ये आपातकाल लगाया गया और इसकी कांग्रेसियों ने जो है बहुत वाहवाही की और काफ़ी इसकी चर्चा हुई कि भाई इससे जो है नियंत्रण होगा, पूरे देश में जो है कंट्रोल होगा। लेकिन जो है उसका कंट्रोल के साथ साथ जो उसका जो रिफ्रिकेशन जो दूसरी तरफ गया, निगेटिविटी की तरफ गया, वो बहुत बड़ा स्वरूप बन गया। जो पॉजिटिविटी थी इसकी वो छोटी हो गई और निगेटिविटी जो है वो बहुत बड़ी हो गई, स्वरूप उसका बड़ा हो गया। और बड़े बड़े नेता जितने भी भारतीय जनता पार्टी के या समाजवादी पार्टी के या अन्य दलों के जो नेता थे, जो ताकत रखते थे, शक्तिशाली थे, उनको जो है जेलों में बंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, राजनारायण जैसे लोग, बहुत सारे लोगों को जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सबको जो है बड़े बड़े नेताओं को जो है जेल में बंद कर दिया गया। और तो और स्थानीय जो नेतागण थे उनको इतने पावर मिल गए थे और चाहे सिनेमा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे बाजार का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा था जहां दबाव नहीं था। पूरे दबाव के अंदर काम सब लोग कर रहे थे और स्थानीय नेता जो है एक प्रकार से तानाशाही की स्थिति पैदा कर चुके थे। जो वो चाहते थे वही करने को कहते थे, उससे बाहर कोई अगर करता था तो उस पर जो है तरह तरह की यातनाएं षड्यंत्र पूर्वक जो है उनको रोका जाता था। ये स्थिति जो है बहुत खतरनाक हो गई थी। इसलिए जब उसकी चरम सीमा पहुंची तो स्वयं इंदिरा गांधी को शायद समझ में आ गया कि ये बात अब उल्टी पड़ जाएगी और उसके सलाहकारों ने बताया कि अब आप जो है चुनाव अगर करा देंगे तो आपके पक्ष में माहौल जाएगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर में जो है आपातकाल से नियंत्रण की स्थिति बनी है, लोगों को राहत मिली है। ये उनको गलतफहमी पैदा की गई और उन्होंने जो है आपातकाल समाप्त करके जो है चुनाव की घोषणा करवाई और उसका जो परिणाम आया वो सबके सामने है। हालांकि बाद में उन्होंने फिर से वापसी की, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन तत्कालिक परिणाम जो है उनके खिलाफ गया और जो कुछ भी इतिहास में लिखा हुआ है सबको मालूम है। ठीक है सुनील जी, क्या ये एक बड़ा कारण है? देखिए उनकी, जैसे कि बाबूलाल जी भी कह रहे हैं कि तात्कालिक रूप से उनको नुकसान झेलना पड़ा लेकिन बाद में उनकी वापसी भी हुई। आप आम लोगों तक
ये जो टीज है, ये जो दर्द है, वो पहुंचा नहीं पाए, ये भी एक बड़ा कारण है? क्योंकि आज भी लोकतंत्र की हत्या के तमाम आरोप जो विपक्षी पार्टियां आप पर लगाती हैं, उस वक्त आप विपक्ष में थे और वो तमाम जो है आपने सहन किया है, क्या वो आम आदमी तक आप पहुंचाने में नाकामयाब रहे या अभी भी पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं? और अब आप जब सत्ता में हैं तो लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, इस दिशा में क्या पहल है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय वही है कि यदि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र को जिंदा रखना हम सब की जवाबदारी है कि भारत में लोकतंत्र कायम रहे और इसके लिए लगातार जो है वो काम करने की भी आवश्यकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर दूं कि आपातकाल की जांच के लिए जो है शाह आयोग का गठन 6 अगस्त 1978 को हुआ था। उसमें अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि आपातकाल लगाने का कोई संवैधानिक औचित्य था ही नहीं, यह सिर्फ इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत राजनीति का षड्यंत्र था। और 1980 में जब दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी और इंदिरा गांधी जी ने इस रिपोर्ट को षड्यंत्र पूर्वक नष्ट करवा दिया और उसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया था ताकि कोई भी समाचार वो छाप न सके, विरोधियों की आवाज को दबाए। किशोर कुमार जी बहुत बड़े गायक, किशोर कुमार जी ने आपातकाल के विषय पर जो है विरोध दर्ज कराया तो आकाशवाणी में उनके गाने बंद करा दिए, उनका प्रसारण बंद करा दिया। इस प्रकार की सारी बातें थी। देखिए, आज कांग्रेस संविधान की बात करती है और संविधान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। और आप देखेंगे माननीय मोदी जी जब अपना प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और उसके बाद संविधान पर जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और एक सब कुछ, और उन्होंने कहा कि इस देश में, ये जो देश है वो चलेगा तो संविधान के अनुरूप चलेगा और संविधान के हिसाब से इस देश को चलाने के लिए हम सब की आवश्यकता है। इसलिए नारा आया कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन देखिए क्या कांग्रेस पार्टी आप देखिए लगातार ठीक है, कांग्रेस पार्टी लगातार संविधान का अपमान करती हुई नजर आती है। निश्चित ही देखिए आने वाला समय आज के युवा भी उन तमाम चीजों को देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि उदाहरण अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। खराब उदाहरण को भी उस ढंग से देखा जाता है क्योंकि हम ये कहते हैं कि राजनीति में अगर व्यवस्था परिवर्तन करना है, तमाम राजनीतिक दल इस बात को सीख रहे होंगे कि व्यवस्था परिवर्तन दमन से नहीं हो सकता, तानाशाह रवैये से बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि देर सवेरे उसके दुष्प्रभाव भी उसी पार्टी को झेलने पड़ते हैं और ये कांग्रेस ने झेले भी हैं। तो तमाम राजनीतिक दलों को इसमें समझ है, ऐसा नहीं है कि केवल एक पार्टी के लिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि वो जो एक काला अध्याय है वो आज तक उसको याद किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के दामन में दाग, इमरजेंसी, ये खास पेशकश फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बंसल न्यूज पर लगातार जारी है।